अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। वर्ड टू वर्ड लर्निंग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डायलिसिस करेंगे। देखें, अब एक पेशेंट है, उसकी किडनी फेल हो गई। हमने पढ़ा किडनी फेल हो जाती है, क्या अलामात आती हैं, क्या वजूहात होती हैं। किडनी फेल हो गई, ठीक हो गया। अब जब किडनी फेल हो जाएगी ना, तो अब हमने कुछ तो उस पेशेंट का करना है ना। उसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। उसके ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल जमा हो जा रहा है, जिसकी वजह से बेचारे को इतनी अलामात आ रही हैं। तो इसका तो कोई, उसके ब्लड के अंदर से वेस्ट मटेरियल तो निकालना है ना हमने, ठीक हो गया। तो ब्लड के अंदर वो जो वेस्ट मटेरियल है, वो जो यूरिया है, वो जो एक्स्ट्रा पानी है, एक्स्ट्रा साल्ट जमा हो जा रहा है, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमने 2 तरीके अपनाए हुए हैं। एक प्रोसेस है जिसको डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। डायलिसिस क्या होता है? 2 तरह का डायलिसिस होता है। एक होता है हीमोडायलिसिस, एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, हम दोनों डायलिसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। डायलिसिस में क्या होता है, पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ लें। डिफाइंड डायलिसिस, इट इज़ अ मेथड, ये ऐसा मेथड है जिसमें हमने जो ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकालना है? एक फ्लूइड के ज़रिए से। उस फ्लूइड को डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं। ये देखें, यहाँ पे भी डायलिसिस फ्लूइड इस्तेमाल हो रहा है, दोनों तरीक़ों में, और यहाँ पे भी डायलिसिस फ्लूइड इस्तेमाल हो रहा है। ये पेरिटोनियल डायलिसिस है और ये वाली हीमोडायलिसिस है, ठीक हो गया। तो ये 2 टाइप्स हैं डायलिसिस की, लेकिन दोनों टाइप्स के अंदर हम डायलिसिस फ्लूइड को इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे काम होता है ये हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं, डेफिनेशन क्या है, हमने डायलिसिस फ्लूइड को इस्तेमाल करके जो पेशेंट की ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल था, उस वेस्ट मटेरियल को उसके ब्लड से बाहर निकाल दिया। इस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। 2 मेथड्स हैं। पहले हम हीमोडायलिसिस को डिटेल में पढ़ लेंगे, फिर पेरिटोनियल डायलिसिस को पढ़ते हैं। अच्छा, अब हीमोडायलिसिस में मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। ये अच्छी डायग्राम उन्होंने बनाई हुई है। देखिए, पेशेंट का जो ये उसकी बाजू है, बाजू के अंदर वैसे तो जो आपके ऊपर नज़र आ रही होती है ना, वो आपकी वेन्स होती हैं, ठीक है। सुपरफिशियल जो होती हैं, आर्टरीज ना आपकी थोड़ी नीचे करके होती हैं, डीप होती हैं आर्टरीज। तो आमतौर पर ये जो आप ब्लड देने जाते हो, लाइक किसी की शुगर टेस्ट उन्होंने करना हो, डॉक्टर जब एडवाइस करता है, लेबोरेटरी में जब आप ब्लड देने जाते हो ना, तो वो आपकी वेन से ब्लड लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वेन्स ऊपर ही होती हैं, आर्टरीज थोड़ी नीचे होती हैं, तो हम आर्टरी से ब्लड नहीं लेते। और वैसे भी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो हाई प्रेशर में ब्लड होता है, हाई प्रेशर होता है। तो वो ब्लड अगर आर्टरी से लेने की कोशिश की तो वो हाई प्रेशर की वजह से सारा ब्लड बाहर ना आ जाए, ठीक हो गया। तो ये देखें, ये हमारी लेकिन इस केस में जब हीमोडायलिसिस हमने करनी है, हमने पेशेंट की आर्टरी से ब्लड लेना है, ठीक हो गया। तो वो कहता है ब्लड रिमूव फ्रॉम द बॉडी। हमने ना एक आर्टरी है, आर्टरी को बाहर कनेक्ट, आर्टरी से बाहर एक ट्यूब लगा देनी है, ट्यूब कनेक्ट कर देनी है, ठीक है। ठीक हो गया। मान लो ये आर्टरी है। वैसे तो ये सारी ऊपर जो नज़र आती है ना आपको, वेन्स होती हैं। देखिए, मेरी भी वेन्स आपको नज़र आ रही है, ये वेन, ठीक है। तो सपोज कर लो ये आर्टरी है। अब इस आर्टरी के साथ एक ट्यूब लगा देंगे, ठीक होगा। इस ट्यूब से अब सारा उस बंदे का जो ब्लड है ना बॉडी का, वो बाहर आहिस्ता आहिस्ता बाहर आता रहेगा। ये ब्लड आ रहा है सारा बाहर, ये सारी ट्यूब लगी हुई है, ठीक है। इस ट्यूब से ब्लड सारा बाहर आ रहा है। ये ब्लड आगे जाएगा एक किसके अंदर आगे जाएगा, आगे एक मशीन लगी हुई है। ये इस मशीन को डायलाइज़र कहते हैं, सही हो गया। ये मशीन का नाम है डायलाइज़र, ठीक। डायलिसिस के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस डायलाइज़र मशीन के अंदर ये ब्लड जा रहा है। इसके अंदर ना लंबी लंबी ट्यूब्स लगी हुई हैं। ये देखें, ये लंबी ट्यूब, 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 ये लंबी ट्यूब। इन लंबी लंबी ट्यूब्स के अंदर ब्लड पास कर रहा है। आपको एरोज नज़र आ रहे हैं, ब्लड इस डायरेक्शन में जा रहा है, सही हो गया। अब ये वो जगह है जहाँ पे ब्लड ने साफ़ होना है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक साइड पे हमने ना ये डायलिसिस फ्लूइड वाला बैग लगाया हुआ है। इस बैग के अंदर डायलिसिस फ्लूइड है। ये डायलिसिस फ्लूइड जो होगा ना, यहाँ से ऊपर जाएगा। अब देखें, ये जो लंबी लंबी ट्यूब्स है ना, इन ट्यूब्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है और इन ट्यूब से बाहर सारा डायलिसिस फ्लूइड है। यानी कि मैं अगर यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दिखाऊँ ताकि अच्छी समझ आ जाए। जी स्टूडेंट्स, ऐसे कहते हैं ना, डायलाइज़र होता है। इस डायलाइज़र के अंदर ब्लड आ रहा है, ये सारा हमारा ब्लड है, ठीक हो गया। ये सारा ब्लड इस तरह लंबी लंबी ट्यूब्स के अंदर फ्लो कर रहा है, लंबी लंबी ट्यूब्स के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक हो गया। ये सारा ब्लड इस तरह ट्यूब के अंदर ना ब्लड घूमता रहता है, सही। अब ये जो ट्यूब है ना, इन ट्यूब के अंदर भी सुराख होते हैं। मतलब ऐसे करके ये ट्यूब्स जो होती हैं ना, छोटे छोटे सुराख होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे सुराख। मतलब ये काली, ये ऐसे का ट्यूब है, इनमें छोटे, बस थोड़े थोड़े सुराख होंगे, छोटे छोटे, ऐसे करके बस छोटे छोटे सुराख हो इन ट्यूब्स के अंदर ना, बहुत छोटे छोटे, ऐसे करके इनकी दीवारों के अंदर ट्यूब्स की, ठीक हो गया। अब ना क्या होगा, और बाहर सारा डायलिसिस फ्लूइड हमने डाला हुआ है। ये सारा डायलिसिस फ्लूइड है, ये सारा डायलिसिस फ्लूइड है, ठीक है। ये सारा डायलिसिस फ्लूइड है। अच्छा, अब डायलिसिस फ्लूइड जो, अब कैसे, अब क्या होगा, ये जो ब्लड है ना, इस ब्लड के अंदर मेरा वेस्ट मटेरियल भी घूम रहा है। ये जो डायलिसिस फ्लूइड होता है ना, इसको इस तरह बनाया जाता है कि इस डायलिसिस फ्लूइड की बिल्कुल ये वाला, अब आपको समझ आ रही हो कि डायग्राम, ये जो डायलिसिस फ्लूइड है ना, ये जो यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, इस फ्लूइड की बिल्कुल वही कॉम्पोजिशन होती है जो मेरी ब्लड की कॉम्पोजिशन है। मेरी ब्लड के अंदर क्या क्या होता है आप मुझे खुद बताएं। ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं, ऐसे ही होता है ना।
ब्लड की कंपोजिशन इसलिए आपको पता होनी ज़रूरी है। ये चैप्टर देखें हर जगह काम आ रहा है, ठीक हो गया, क्योंकि ब्लड तो आपकी पूरी बॉडी में घूम रहा है। तो ये देखें ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है। ब्लड के अंदर आपको पता है ब्लड सेल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है, ठीक हो गया, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा के अंदर 91% वाटर है, 8% प्रोटीन्स है, अदर चीज़ें 1% है जिसमें साल्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन्स है, सब कुछ, और सेलो सेल बॉडी है। तो जो ब्लड की कंपोजिशन होगी वही हमने डायलिसिस फ्लूइड की कंपोजिशन रखी हुई है, ठीक हो गया, सही हो गया। क्योंकि जो चीज़ें ब्लड के अंदर होंगी वही जब डायलिसिस फ्लूइड के अंदर होंगी तो ना, क्योंकि मैंने आपको बताया ट्यूब्स के अंदर छोटे छोटे सुराख हैं, तो वो चीज़ें फिर ब्लड के अंदर वो जो चीज़ें होंगी ना वो बाहर नहीं आ पाएंगी, ठीक है, क्योंकि दोनों की कंपोजिशन सेम है, जो चीज़ इसमें है वो इसमें चीज़ है, ठीक हो गया। लेकिन ब्लड के अंदर ना वेस्ट मटीरियल भी फिर रहा है, आपको पता है। ये देखिए ये सारा हमारा वेस्ट मटीरियल जो ब्लड के अंदर है, इसको हम किसी और कलर से बना देते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देखिए ये सारा ब्लड के अंदर वेस्ट मटीरियल घूम रहा है, वही वेस्ट मटीरियल जो किडनी ने निकाला था, लेकिन किडनी चूँकि फेल हो गई है, इस पर्सन की किडनी काम नहीं कर रही, तो ये सारा वेस्ट मटीरियल इसके ब्लड के अंदर घूम रहा है, सही हो गया। लेकिन ये वेस्ट मटेरियल डायलिसिस फ्लूइड के अंदर नहीं है। डायलिसिस फ्लूइड की वो कंपोजिशन है जो ब्लड की कंपोजिशन है, सही हो गया। जो चूँकि ब्लड के अंदर भी वेस्ट मटेरियल इतना नहीं होता, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर क्या होता है, हमने वेस्ट मटेरियल नहीं डाला हुआ, ठीक हो गया। सारी ये इंपॉर्टेंट बात है कि डायलिसिस फ्लूइड जो होता है इसकी सारी वही कंपोजिशन होती है जो ब्लड की होती है सेम कंपोजिशन एज ऑफ ब्लड, ठीक हो गया। फ़र्क क्या है, बस फ़र्क ये है कि इस ब्लड के अंदर सारा वेस्ट मटेरियल घूम रहा है, डायलिसिस फ्लूइड साफ़ है, इसके अंदर वेस्ट मटेरियल नहीं है। अब आपको पता है एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस। डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है, बहुत बार बात कर चुके हैं, 9th में भी बात की थी, चीज़ें मूव करती हैं, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। ये बात आपको पता है, ये हमने 9th क्लास में डिटेल में पढ़ी हुई है। ऐसे ही होता है ना। अब खुद ही मुझे बताएं, ब्लड के अंदर वो जो वेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक। अब डायलिसिस फ्लूइड के अंदर वो वेस्ट मॉलिक्यूल नहीं है, डायलिसिस फ्लूइड तो साफ़ है, चीज़ें मूव करती हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये जो सारे वेस्ट मॉलिक्यूल है ना वो यहाँ पे आ जाएंगे, ब्लड साफ़ हुई जा रहा है। देखें मेरा तरीका ब्लड को साफ़ करने का, ये जो सारे मेरे वेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं उस पर्सन की ब्लड के अंदर घूम रहे हैं, किस पर्सन के, जिसकी किडनी फेल हुई है। हालांकि ये काम किडनी का था कि वो वेस्ट मटेरियल को ब्लड से निकाले, लेकिन अब किडनी काम नहीं कर रही, तो ये वेस्ट मटेरियल जो है ब्लड से काम करने के लिए हमने तरीका अपनाया हुआ है। डायलिसिस फ्लूइड के अंदर अभी सारा वेस्ट मटेरियल जाना शुरू हो जाएगा, सारा वेस्ट मटेरियल डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ गया, देखें, ठीक हो गया। अब थोड़ी देर बाद डायलिसिस फ्लूइड सारा आपका गंदा हो जाएगा। जब ये डायलिसिस फ्लूइड सारा गंदा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सारा वेस्ट मटेरियल ब्लड का अब इनके अंदर आ चुका है, सही हो गया। तो ये जो डायलिसिस फ्लूइड है फिर ये यहाँ से पास करके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड है, ये वो डायलिसिस फ्लूइड है जिसके अंदर सारा वेस्ट मटीरियल है, ठीक। तो ये ब्लड साफ़ हो गया, ये क्यों, क्योंकि ब्लड का सारा वेस्ट मटीरियल तो इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ गया है। कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन में यहाँ पे मौजूद थे ब्लड के अंदर इनकी हाई कंसंट्रेशन है। हाई कंसंट्रेशन का मतलब है इनकी अमाउंट ज़्यादा है, और डायलिसिस फ्लूइड तो साफ़ था, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर तो मेरा कोई वेस्ट मॉलिक्यूल नहीं था, कोई, ठीक है। तो अब ये सारे मॉलिक्यूल जो ब्लड के अंदर मौजूद थे वेस्ट वाले, वो सारे इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे। अब मेरा ब्लड साफ़ हुई जा रहा है, डायलिसिस फ्लूइड गंदा हुई जा रहा है, तो उस डायलिसिस फ्लूइड जो गंदा डायलिसिस फ्लूइड है उसको हम एक साइड पे जमा की जा रहे हैं। फिर इधर से मज़ीद साफ़ डायलिसिस फ्लूइड हम यहाँ पे भेज देंगे, और ऊपर से और खून आ जाएगा, और यहाँ पे जो खून साफ़ हुआ था वो वापस चला जाएगा, ठीक हो गया, वो वापस जा रहा है। तो और जो गंदा खून है, वो खून जिसमें भी वेस्ट मटेरियल मौजूद है, वो दोबारा खून यहाँ से आ रहा है, देखिए ऐसे करके, और दोबारा वो जब यहाँ से पास करेगा तो वो जो डायलिसिस फ्लूइड है उसने सारा वेस्ट मटेरियल इस ब्लड का ले लेना है। और जब उसने वेस्ट मटेरियल ले लेना है ब्लड का सारा, और वो डायलिसिस फ्लूइड ये जो ब्लू वाला जब सारा गंदा हो जाएगा तो ये सारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसको हम बाद में ख़त्म करते रहते हैं, खाली करते रहते हैं। तो इस तरीके से काम चल रहा होता है हीमोडायलिसिस। हीमो मीन्स ब्लड, देखिए ब्लड को हम साफ़ कर रहे हैं, ठीक हो गया, और इसमें पेशेंट का जो ब्लड है उसकी बॉडी से बाहर निकाल के साफ़ कर रहे हैं, ठीक हो गया। और ये प्रोसेस हॉस्पिटल में ही हो सकता है, ये घर में नहीं हो सकता, ठीक हो गया। तो ये आपने कुछ बातें याद करनी है। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, पेशेंट का जो ब्लड होता है वो सारा का सारा पंप किया जाता है, उसको गुजारा जाता है एक मशीन में से, जिस मशीन को हम डायलाइज़र कहते हैं। ये जो डायलाइज़र है ना, इसके अंदर लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं, ये डायलाइज़र के अंदर लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं, इस डायलाइज़र के अंदर लंबी लंबी ट्यूब्स लगी हुई हैं, ठीक हो गया। अब ये जो ब्लड फ्लो इनसाइड दीज ट्यूब्स, ब्लड जो है वो इन ट्यूब्स के अंदर फ्लो कर रहा है, लंबी लंबी ट्यूब्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, देखें ये सारा। जबकि वो कहता है जो डायलिसिस फ्लूइड है वो फ्लोज आउटसाइड, वो इन ट्यूब से बाहर है, ये देखिए ये ट्यूब से बाहर सारा डायलिसिस फ्लूइड है, ट्यूब्स के अंदर नहीं है, ट्यूब्स के अंदर तो ब्लड है,
सही हो गया। अब क्या होगा, जो एक्स्ट्रा वाटर होगा या वेस्ट मटेरियल होगा वो कहाँ से वो मूव करेगा, कहाँ से मूव करेगा, ब्लड से। ठीक हो गया। यहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर और जो वेस्ट मटेरियल है वो मूव करेगा इस ब्लड में से, और वो यहाँ पे आ जाएगा, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाएगा। ये सारा डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आई जा रहा है। सही हो गया। वो सारा डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाएगा। एक्स्ट्रा वाटर भी, क्योंकि मैंने आपको बताया चीज़ें मूव करती हैं हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, तो वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। क्योंकि हाई ज़्यादा है पानी के मॉलिक्यूल, यहाँ पे कम है, तो चीज़ें हाई टू लो कंसनट्रेशन आती हैं, तो एक्स्ट्रा वाटर भी इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आना शुरू हो जाएगा, और एक्स्ट्रा वाटर भी और वेस्ट मटेरियल भी। तो ये सारी चीज़ें डायलिसिस फ्लूइड में आ जाएंगी, और आपका खून साफ़ हो गया। जो प्योरीफाइड ब्लड है, साफ़ खून है, दैट इज़ देन रिटर्नड बैक टू द बॉडी। उसको दोबारा बॉडी में रिटर्न बैक करवा दिया जाएगा, दोबारा उसको बॉडी में वापस डाल दिया जाएगा। ठीक हो गया। ये देखिए प्योरीफाइड ब्लड, अब साफ़ ब्लड जो है रिटर्न टू द बॉडी में वापस आ रहा है। तो इस तरीके से खुद ही सोचें, किडनी फेल हो जाए तो पेशेंट का बॉडी में से सारा ब्लड निकल के बाहर आता है, थोड़ा थोड़ा करके 3-4 घंटे तकरीबन इस प्रोसेस में लग जाते हैं। सही हो गया। और तकरीबन एक हफ्ते में 3-4 बार ही आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ठीक है। तो देखिए अल्लाह ताला ने किडनीज़ हमें दी हुई है, कितनी बड़ी नेमत है। 24/7 हमारे लिए काम करती हैं, वेस्ट मटेरियल निकालती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक हो गया। इन किडनीज़ का शुक्रिया, थैंक्स टू किडनीज़ को कभी हमने बोदर नहीं किया कि हमारी बॉडी में कितना अच्छा काम कर रही हैं। ठीक हो गया। अब दूसरा प्रोसेस है पेरिटोनियल डायलिसिस। जी स्टूडेंट्स, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस में फ़र्क ये है कि पेरिटोनियल डायलिसिस में ना पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता है, घर में भी हो सकता है, घर में भी। और इसमें जो ब्लड है ना वो पेशेंट की बॉडी से बाहर नहीं निकाला जाता। ब्लड जो है वो पेशेंट की बॉडी के अंदर ही मौजूद है। सही हो गया। अंदर ही ब्लड साफ़ हो जाएगा, तो ये इसको पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। सही हो गया। इसमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं होती, घर में भी हो जाता है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पेरिटोनियम का कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ, क्योंकि वही यहाँ पे इस्तेमाल होगा। जी स्टूडेंट्स, वैसे तो ये बात आपको आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम वाले टॉपिक में पढ़ा देनी चाहिए थी, लेकिन चूँकि बुक में भी नहीं था तो मैंने भी नहीं दिया। फिर बच्चे समझते हैं कि एक्स्ट्रा पढ़ा रही हैं। ठीक हो गया। एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, सब कुछ बुक में होता है, लेकिन मुख्तलिफ जगह पर फैला होता है। देखें, अब भी आपको पता है ये एक मेरा कोई भी शख्स है, ठीक है, इसका कोई भी नाम रख लें, अली रख लें, अहमद रख लें, कुछ रख लें। ठीक हो गया। ये जो शख्स है ना, अली बहुत कॉमन नेम है इसलिए मैं रख रही हूँ। अब ये चलें बच्चे माइंड कर जाएंगे कि किसी का नाम हम इस्तेमाल नहीं करते, हम इसका नाम एक्स रख देते हैं। ये जो एक्स पर्सन है ना, इस पर्सन की ये आपको पता है चेस्ट कैविटी है। ठीक हो गया। और ये आपकी सारी एब्डोमिनल कैविटी है, पेट है, खाली जगह होती है ना सारी। अच्छा, अब पेट के अंदर खाली जगह, आपको पता है सारा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ना यहाँ पे क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे जब लंग्स थे, याद है आपको, यहाँ पे लंग्स थे, तो अल्लाह ताला ने लंग्स की कवरिंग रखी हुई थी, जिसको हमने क्या कहा था, प्लूरा कहा था। यहाँ पे हार्ट था, हार्ट की कवरिंग थी, जिसको हमने पेरिकार्डियम कहा था। हमने हर चीज़ की तो तकरीबन कवरिंग पढ़ी है। ठीक हो गया। किडनीज़ की भी हमने कवरिंग पढ़ी, जिसको रीनल कैप्सूल कहा हमने, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने कवरिंग नहीं पढ़ी। डाइजेस्टिव सिस्टम की भी तो कवरिंग होती है ना, आपका स्टमक, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हर चीज़ कवर्ड पड़ी हुई है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने कैसे इसकी कवरिंग रखी हुई है, ये देखें। यहाँ पे भी ये देखो आपका स्टमक आ रहा है, यहाँ पे आपका स्टमक बना लेते हैं। जिस स्टूडेंट से मैंने आपकी बनाने की कोशिश की है, देखें ये स्टमक है, ठीक है, और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर आपको पता आगे लार्ज इंटेस्टाइन सारी ऐसे करके आ जाती है, ऐसे करके सारी लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, ऐसे करके ये ऐसे करके सारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, और ये सारा, ठीक है। अब इन सब की भी कवरिंग होती है। इन सब की कवरिंग कैसी होती है मैं वो आपको दिखा देती हूँ। इनको अल्लाह ताला ने कवर किया होता है, ये जो सारे आपके एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी कवरिंग, इस कवरिंग को कहते हैं पेरिटोनियम। सही हो गया। ये पेरिटोनियम है। ये पेरिटोनियम की भी 2 लेयर्स होती हैं, बिल्कुल उस तरह जिस तरह यहाँ पे प्लूरा की 2 लेयर्स थी, याद है। एक वो लेयर थी जिसने आपके ये जो लंग्स थे इनको सराउंड किया हुआ था, और दूसरी प्लूरा की वो लेयर थी जिसने आपकी चेस्ट वॉल को सराउंड किया हुआ था, याद है ना। यहाँ पे आपकी चेस्ट वॉल थी, ऐसे करके चेस्ट वॉल थी ये सारी, ठीक है। तो 1-2 हमारे पास प्लूरा की कवरिंग थी, एक वो कवरिंग थी जो लंग्स के इर्द गिर्द थी, और एक ये कवरिंग थी जो यहाँ पे मौजूद थी। ठीक हो गया। तो हमने फिर कहा था इन दोनों के दरमियान में एक फ्लूइड होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। इसी तरीके से, ठीक हो गया, इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 पेरिटोनियम है। एक वो पेरिटोनियम है जिसने आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल को ऐसे करके लाइन किया हुआ है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल को, स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, ऐसे करके ये सारे ऐसे करके लार्ज इंटेस्टाइन को, सबको लाइन किया हुआ है, सबको कवर किया हुआ है। ठीक हो गया। ये आपकी, इसको कहते हैं पेरिटोनियम। क्या नाम है इसका? पेरिटोनियम। ये शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं किसी और कलर से लिख देती हूँ, पेरिटोनियम। ठीक हो गया।
पेरिटोनियम की भी 2 लेयर्स होती हैं, एक पेरिटोनियम की ये लेयर है और एक पेरिटोनियम की ये लेयर है। वो लेयर जो आपकी ये जो पेट की वॉल है ना, एब्डोमिनल वॉल, उसको सराउंड कर रही है। ये इसको मैं अगर थोड़ा सा बड़ा करके बना दूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए थोड़ा बड़ा करके बना दिया। ये आपको समझ आ रही होगी, ये आपका पूरा ये जो पेट वाला एरिया है, एब्डोमिनल कैविटी वाला एरिया है, मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया है। ठीक है, इसमें ये आपका सारा एलिमेंट्री कैनाल पड़ी हुई है, ये इसोफेगस आ रहा है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सारी, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जो कवरिंग है जिसको पेरिटोनियम कहते हैं, इस कवरिंग का क्या नाम है, पेरिटोनियम या पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, एक ही बात है। पेरिटोनियम कह लें, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कह लें, ठीक है, एक ही बात है। सही हो गया, ठीक। ये भी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है और ये भी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है। सही हो गया। ये जो ऑर्गन के इर्द गिर्द है, ये जो सारी मेरी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द है ये भी, और ये जो मेरी पेट की जगह थी, पेट की वॉल थी जिसको एब्डोमिनल वॉल कहा था, इसको भी इसने सराउंड किया होता है, इसको भी इस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन ने लाइन किया होता है। सही हो गया। ये सारी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन लगी हुई है, ऐसे करके सारी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है। अब ये जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है ना कवरिंग, इस कवरिंग के अंदर ब्लड वेसल्स भी जारी होती हैं। ठीक है, इसी कवरिंग के अंदर ब्लड वेसल्स भी हैं। ये ब्लड वेसल्स बना लेते हैं, ये सारी ब्लड वेसल्स हैं। जाहिर सी बात है, अगर ब्लड वेसल्स भी हैं तो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड घूम रहा होता है, तो ब्लड यहाँ पे ब्लड सारा फ्लो कर रहा है। ये जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है इसके अंदर सारा, ठीक है, सारे ब्लड वेसल्स हैं और उन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ऐसे करके ऐसे करके। आपको समझ आ रही है ना, ये सारी ब्लड वेसल्स हैं, मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ये ब्लड वेसल्स हैं। अब ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये बुक में ना डायग्राम थोड़ी कंफ्यूजिंग है तो आपको समझ नहीं आ रही है, ये सारा यही कॉन्सेप्ट सारा यही है, देख लेना। अभी हम वर्ड टू वर्ड लर्न करेंगे, उसमें सारी यही बातें लिखी होंगी। अब ना ये इन दोनों पेरिटोनियम के दरमियान में जो जगह होती है, ये जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है ना, ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ये वाली और ये वाली, इन दोनों के दरमियान में इसी तरीके से ये वाली और ये वाली, इनके दरमियान में जो ये जो खाली जगह है ना, इस खाली जगह को कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। ये देखें, ये जो खाली जगह है, ये सारी खाली जगह उन्होंने दिखाई हुई है, इस खाली जगह को पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। ये सारी खाली जगह है, ये हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा फ्लूइड यहाँ पे होता है, ज़्यादा फ्लूइड नहीं होता, जिसको पेरिटोनियल फ्लूइड कहते हैं, बहुत थोड़ा। सही है, बहुत हल्का, लेकिन ज़्यादातर ये जगह खाली होती है। अब देखें क्या होगा, अब यहाँ पे मज़े का प्रोसेस होगा। क्या देखें, हमने क्या करना है, हमने ये जो सारा ब्लड है ना, आपकी इस बंदे की, ये वो बंदा है एक्स बंदा जिस बंदे की किडनी फेल हो गई। जब किडनी फेल हो गई, इस बंदे की किडनी काम करना छोड़ गई, जब किडनी काम नहीं करेगी तो वेस्ट मटेरियल किडनी नहीं निकाल रही ब्लड में से, ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल जमा हो जा रहा है, इसके ब्लड के अंदर सारा वेस्ट मटेरियल है। अब आपको पता है यहाँ पे जो ब्लड घूम रहा है, ये भी तो वही ब्लड घूम रहा है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल है, तो ये सारा वो ब्लड है जिस ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल है, ये जो मैंने ब्लड वेसल बनाई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने इसी तरीके से यहाँ पे काम करना है। मैंने बाहर से क्या किया, डायलिसिस फ्लूइड जो है अंदर एंटर करवाना शुरू कर दिया। ये देखें, ये बाहर से डायलिसिस फ्लूइड अंदर जा रहा है। उस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर सारा डायलिसिस फ्लूइड डाल दिया, इधर भी हम डाल देते हैं। सही हो गया, सारा पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डायलिसिस फ्लूइड डाल देना है। अब ये जो डायलिसिस फ्लूइड होता है, मैंने आपको बताया, इसकी सारी वही कॉम्पोजिशन होती है जो ब्लड की कॉम्पोजिशन होती है, बस इसके अंदर वेस्ट मटीरियल नहीं होती है। इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर बस वेस्ट मटीरियल नहीं है, बाकी सब कुछ वही है जो मेरे ब्लड के अंदर है। सही हो गया। अब खुद ही सोचे, जब यहाँ पे वेस्ट मटेरियल नहीं है, ये जो ब्लड है, इस ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल है। चीज़ें हमेशा मूव करती हैं हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, डिफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। वो जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर, ये ब्लड है, इस ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल घूम रहे हैं। ठीक हो गया। ये देखें, ये ब्लड है, इस ब्लड के अंदर सारा वेस्ट मटेरियल घूम रहा है। ये वेस्ट मटेरियल जो होगा वो हाई कंसनट्रेशन से डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डायलिसिस फ्लूइड के अंदर तो कोई वेस्ट मटेरियल नहीं है। चीज़ें हमेशा मूव करती हैं हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन, तो यहाँ से सारा वेस्ट मटेरियल यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, और डायलिसिस फ्लूइड के अंदर सारा वेस्ट मटेरियल आई जा रहा है, और डायलिसिस फ्लूइड सारा गंदा हो जा रहा है और ब्लड साफ़ हो जा रहा है। ठीक है, मेरा यही मकसद है कि मेरा ब्लड साफ़ हो, तो ब्लड साफ़ हो गया सारा। सही हो गया। तो पेट के अंदर जो पेरिटोनियल कैविटी थी, उस पेरिटोनियल कैविटी को मैंने इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया, उसमें फ्लूइड डाला, उस फ्लूइड को डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं। अब वो फ्लूइड अंदर चला गया, और देखें साइडों पे पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, ये देखें नज़र आ रहा है ना आपको पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ये वही पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है जो मैंने आपके लिए बनाई है, येलो वाली। और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर वो कहता है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर वो कह रहा है ब्लड वेसल्स हैं। देखें, उसने भी येलो कलर की पेरिटोनियल मेम्ब्रेन बना दी, मैंने भी येलो कलर की बना दी। सही हो गया। बस मेरी थोड़ी
नज़र नहीं आपको आ रही, तो इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं। सही हो गया। ये सारी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स जा रही होती हैं और उन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है। सही हो गया। तो इस ब्लड के अंदर सारा वेस्ट मटेरियल है। अब क्या होगा, वेस्ट मूव करेगा फ्रॉम ब्लड टू डायलिसिस फ्लूइड। जो ब्लड के अंदर सारा वेस्ट मटेरियल है वो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आना शुरू हो जाएगा, और डायलिसिस फ्लूइड सारा जब गंदा होना शुरू हो जाएगा तो यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड, इस डायलिसिस फ्लूइड को हम निकालना शुरू कर देंगे बॉडी से, क्योंकि गंदा हो चुका है, इसके अंदर सारा वेस्ट मटेरियल आ चुका है। तो ये सारा डायलिसिस फ्लूइड बाहर निकाल लिया, नया डायलिसिस फ्लूइड अंदर डाल देंगे ताकि जो और ब्लड आ रहा है उस ब्लड को साफ कर सकें। इस तरीके से पूरी बॉडी का ब्लड साफ हो जाएगा, क्योंकि पूरी बॉडी का ब्लड यहाँ से पास करेगा ना, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी के अंदर घूमता रहता है। यही ब्लड इधर, तो यही ब्लड अगले लम्हे हार्ट में होगा, यही ब्लड फिर और उसमें चला जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा। सही हो गया। तो ब्लड ने तो पूरी बॉडी के अंदर घूमना है। जी स्टूडेंट्स, उसने ये लिखा हुआ है यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड। ये डायलिसिस फ्लूइड वो है जो यूज़ हो गया और बाहर आ गया है। मैं नया डायलिसिस फ्लूइड डालती रहूँगी, इस तरीके से मेरा पूरा ब्लड साफ़ होता रहेगा। तो ये एक प्रोसेस होता है, उन पेशेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं जिनकी किडनी फेल हो गई है। तो बुक से पढ़ लेते हैं, वर्ड टू वर्ड लर्निंग कर लेते हैं। क्या बुक में भी यही बातें लिखी हुई हैं? मैंने अपने से कोई बात तो नहीं बता दी। देखें, इस मेथड में वो कहता है कि डायलिसिस फ्लूइड को आपने पंप किया है। कहाँ पे पंप किया? डायलिसिस फ्लूइड को कहाँ पे डाला था? पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। नज़र नहीं आ रहा, कहाँ डाला था? पेरिटोनियल कैविटी, पेट की जो कैविटी होती है, पेट के अंदर पेरिटोनियल कैविटी, उसके अंदर मैंने सारा डायलिसिस फ्लूइड डाल दिया। वही बात, सारा डायलिसिस फ्लूइड आपने कहाँ पे डाल दिया? उस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डाल दिया। ये सारी पेरिटोनियल कैविटी थी। सही हो गया। अगर हम अपनी डायग्राम की बात करें जो हमने बनाई थी, सारा डायलिसिस फ्लूइड आपने उस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डाल दिया। फिर क्या हुआ? अच्छा, पेरिटोनियल कैविटी क्या है? वो कह रहा है कि स्पेस होती है, खाली जगह होती है अराउंड द गट इन एब्डोमेन। पेट में, आपके पेट में ये जो आपकी सारी गट जा रही है, सारी गट होती है ना, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल को गट कहते हैं। उस एलिमेंट्री कैनाल के इर्द गिर्द जो खाली जगह होती है पेट में, ये पूरा पेट मैंने बनाया है, पेट में एलिमेंट्री कैनाल या गट के इर्द गिर्द जो खाली जगह होती है, सारी खाली जगह थी, इसको पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। वो जो पेरिटोनियल कैविटी की जो वॉल होती है ना, वो कह रहा है जो वॉल ऑफ पेरिटोनियल कैविटी, उस पर पेरिटोनियम लगी होती है, जिसको पेरिटोनियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये जो पेरिटोनियल कैविटी, ये सारी की सारी, ठीक है, इसकी वॉल है, ये सारी वॉल, उसकी वॉल के अंदर पेरिटोनियल में, उसकी वॉल पे पेरिटोनियम लगी हुई है, जिसको उसकी वॉल पे पेरिटोनियम लगी हुई है। ये जो पेरिटोनियल कैविटी की जो वॉल है, ये वॉल है ना सारी, उस पे पेरिटोनियल मेम्ब्रेन लगी हुई है। ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, येलो येलो वाली सारी, और उस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स हैं। ठीक हो गया। तो वही वो बात कह रहे हैं, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन लगी हुई है। अब वेस्ट क्या होगा? वो जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, उसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो गंदा ब्लड है, उस ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल है, वो वेस्ट मूव करेगा और मूव करके इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आना शुरू हो जाएगा। कैसे आएगा? देखिए, वही वो कह रहा है कि बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, है ना, वेस्ट जो है वो अब मूव करेगा ब्लड से, और ब्लड कहाँ पे मौजूद था? ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद था, और वो ब्लड वेसल्स कहाँ पे थी? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर थी। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स थी, उन ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड था, उस ब्लड में वेस्ट मटेरियल था, वो वेस्ट मटेरियल आना शुरू हो जाएगा आपके डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, वो आना शुरू हो जाएगा आपके डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आना शुरू हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम, और थोड़ी देर बाद हम डायलिसिस फ्लूइड को ड्रेन कर देंगे, डायलिसिस फ्लूइड को यहाँ से निकाल देंगे, ड्रेन कर देंगे, निकाल देंगे, क्योंकि गंदा हो चुका है, सारा वेस्ट मटेरियल इसके अंदर आ चुका है, और नया एक साफ डायलिसिस फ्लूइड को दोबारा डाल दिया जाएगा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पेशेंट की ब्लड को साफ़ किया जाएगा। तो ये इस तरीके से, देखिए कितना मुश्किल काम है ना, और हमारी किडनीज खुद ब खुद हमारे लिए काम कर रही हैं, जिसका हमें एहसास भी नहीं हो रहा। तो हमें इसलिए बाजी पड़ी जाती है कि देखो, सोच विचार करें आप कि आपके ऑर्गन्स आपके लिए कितना काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन पढ़ लेते हैं। छोटू सा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस मुश्किल ये थोड़ा सा टॉपिक समझने वाला था। ठीक हो गया। ये आपने अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि पीछे शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस में डिफरेंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस में मैंने आपको क्या कहा था, क्या करना है आपने, दरम्यान में लाइन लगानी है, हीमोडायलिसिस के बारे में यहाँ पे लिख दें, पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में लिख दें, जो आपको पता है ना वो हीमोडायलिसिस के बारे में लिख दें, जो आपको पेरिटोनियल डायलिसिस में पढ़ा सारा वो लिख दें, बस लाइन लगा के लिखना है आपने। ठीक हो गया। सारा हीमोडायलिसिस वाला टॉपिक यहाँ पे लिख दें, और यहाँ पे दूसरी तरफ सारा पेरिटोनियल डायलिसिस वाला लिख दें, है ही थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपका एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया है। दूसरा तरीका क्या है, अब ये बंदा फॉर एग्जांपल ये पर्सन है, एक्स पर्सन, ये पर्सन डायलिसिस, इस बेचारे की किडनी फेल हो गई थी, इसने या तो हीमोडायलिसिस करवा लेगा या ये पेरिटोनियल डायलिसिस करवा लेगा। एक लेकिन खुद ही सोचें, क्या डायलिसिस करवा के थक नहीं जाएगा? कितनी देर तक डायलिसिस करवा लेगा? ये अगर बहुत एडवांस स्टेज चली जाएगी तो ये मतलब एक हफ्ते में 3-4 बार ये काम करना, और हर बार जब ये काम प्रोसेस होगा तो हर बार उसमें 4-5 घंटे लग जाएंगे, 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो क्या ये पेशेंट के लिए थोड़ा थका देने वाला प्रोसेस नहीं है? तो
पेशेंट कहता है कि मुझे ना किडनी ट्रांसप्लांट कर दो, किसी और बंदे की किडनी मेरे अंदर लगा दो, ठीक है, वो किडनी मेरे लिए काम करती रहे, मैं इस अजियत से तो बच जाऊँ, ठीक हो गया। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन तब की जाती है फॉर द एडवांस ट्रीटमेंट ऑफ द किडनी फेलियर, अगर उस पर्सन की किडनी फेल कर गई है, बहुत आगे बात चली गई है, इतनी आगे बात चली गई है कि मेडिसिन देने से, डायलिसिस करने से भी अब बात नहीं बन रही, ठीक है। तो फिर हम एडवांस्ड केसेस में किडनी ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाते हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में करते क्या है, बहुत आसान है। एक दूसरे बंदे की, एक हेल्दी बंदे की आपने किडनी लेनी है और इस पर्सन के अंदर लगा देनी है। ये पर्सन था ना, इस पर्सन, ये जो पर्सन है ना, ज़रूरी है कि इसकी दोनों किडनीज पे फेल हुई हों, क्योंकि अगर एक भी किडनी सही हो ना, वो काम कर लेती है, ठीक है। नॉर्मली आपको पता है ना, हमारे अंदर 2 किडनीज़ हैं, एक ये किडनी, एक ये। अगर ये किडनी ख़राब हो गई है लेकिन ये किडनी सही है ना, तो ये किडनी काम कर लेगी, ये इसका वाला भी काम कर लेगी, कहेगी चलो ठीक है, मेरी बेचारी जो सहेली किडनी है वो ख़राब हो गई है, चलो मैं काम कर लेती हूँ उसकी जगह, तो ये किडनी, हेल्दी किडनी उसका काम कर लेगी। लेकिन अगर उस पर्सन की दोनों किडनीज़ ख़राब हो गई हैं, ठीक हो गया, तो फिर तो उसको किडनी देनी ही पड़ेगी, सही हो गया। फिर तो उसकी दोनों ही किडनी काम नहीं कर रही। तो ये वो कह रहा है कि इस ट्रीटमेंट में क्या होता है, एक किडनी हम लेते हैं जो कि हेल्दी किडनी होगी, जाहिर सी बात है। कहाँ से लेंगे, फ्रॉम सम डोनर। डोनर वो पर्सन होता है जो किडनी देता है, डोनर देने वाला, ठीक हो गया। और रिसिपिएंट वो होता है जो ले रहा है, जो रिसीव कर रहा है, ठीक है। जिस बंदे को किडनी लगाई जा रही है उसको लेने वाला, उसको रिसिपिएंट कहते हैं। जिस तरह ये हमारा एक्स पर्सन था, ठीक है, इस बेचारे की दोनों किडनीज फेल हो गई थी, तो इसको किडनी दी जा रही है, ये रिसिपिएंट है। और जो बंदा इसको दे रहा है वो डोनर है, डोनर देने वाला। जिस तरह डोनर्स नहीं होते जो पैसे डोनेट करते हैं, उनको डोनर्स कहते हैं, या ब्लड डोनर जो ब्लड देता है, तो इस तरीके से ये नाम आया है। तो वो कहता है इस पर ट्रीटमेंट में, किडनी ट्रांसप्लांटेशन में, आपने एक डोनर बंदे ने, कोई डोनर आएगा, वो अपनी हेल्दी किडनी इसको दे देगा। इस ट्रांसप्लांटेड उस किडनी को लगा दिया जाता है, उस हेल्दी किडनी को फ्रॉम डोनर लगा दिया जाता है। कहाँ पे, पेशेंट की बॉडी के अंदर, अलोंग विद डैमेज्ड किडनी। डैमेज किडनी भी अपनी जगह पे पड़ी हुई है। जिस तरह के अगर ये पर्सन है, पर्सन की 2 किडनी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ऐसी है ना, मान लो ये किडनी ख़राब हो गई, ठीक, तो ये किडनी ख़राब हो गई, तो इस किडनी को निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपनी जगह पड़ी रहने दो, कोई मसले की बात ही नहीं है, ठीक है। आप एक नई किडनी यहाँ पे लगा दो, ठीक होगा। तो यहाँ पे एक नई किडनी लगा दी जाती है, तो वो किडनी इस किडनी का काम करेगी। इस किडनी को रिमूव करना ज़रूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि इस किडनी को आप रिमूव करोगे तो अलग ही आपको एक और सर्जरी करनी पड़ जाएगी, एक और जगह इस पेशेंट को चीरा देना पड़ जाएगा, कट देना पड़ जाएगा, जहाँ से इस किडनी को बाहर निकालना है, ठीक हो गया। एक तो यहाँ पे हमने किडनी लगानी है, तो एक तो वो सर्जरी होगी। दूसरा, अगर इसको भी निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पे भी एक अलहदा से कट देना पड़ेगा इस किडनी को निकालने के लिए। तो इस किडनी को निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपनी जगह पर लगी रहने दो, ठीक हो गया। अब बस एक नई किडनी पेशेंट की बॉडी के अंदर लगा दो, सही हो गया। अलोंग विद डैमेज्ड किडनी, डैमेज किडनी अपनी जगह पर पड़ी हुई है, सही हो गया। ये वो बात कह रहे हैं, ठीक, किडनी ट्रांसप्लांटेशन पढ़ रहे हैं हम, उस बंदे को किडनी दी जा रही है। अब इसकी, मैंने आपको बताया, एक भी किडनी काम कर लेती है। अब इस शख्स को बेचारे की किडनी फेल हुई थी, अब इसकी दोनों किडनीज काम नहीं कर रही थी, तो एक किडनी हमने इसको दे दी, ठीक। अब वो किडनी इसके लिए काम करेगी, इसका ब्लड साफ़ करना शुरू कर देगी। द डोनर ऑफ किडनी, जो किडनी का डोनर है, जो किडनी का देने वाला बंदा है, वो डिजीज़्ड भी हो सकता है। डिसीज़्ड पर्सन, डिसीज़्ड का मतलब है डेड, डिसीज़्ड, डेड पर्सन मतलब एक मुर्दा जो पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है, आप उससे भी किडनी ले सकते हो, उसकी किडनी भी, ठीक है, उसकी किडनी निकाल लो और इस हेल्दी पर्सन को दे दो, इस पर्सन को दे दो जिस बेचारे की किडनी ख़राब हुई है, ठीक है। और अ लिविंग वन, या वो जो डोनर है वो लिविंग वन भी हो सकता है, ज़िंदा शख्स भी हो सकता है। तो डोनर वो कह रहा है जो किडनी देने वाला है वो एक डेड पर्सन भी हो सकता है या लिविंग भी हो सकता है, दोनों में से मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि दूसरा वो कह रहा है कि लिविंग डोनर, अगर वो लिविंग डोनर है ना, तो वो मे और मे नॉट बी द रिलेटिव ऑफ द पेशेंट, वो पेशेंट का रिश्तेदार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक हो गया। बस किडनी देने के लिए शर्त ये है कि पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है और किडनी देने वाले का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो दोनों मैच होते हों, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया कि किडनी का जो डोनर होता है, डोनर का मतलब है देने वाला, ये जो डोनर है, ये डोनर जो होता है डिसीज़्ड भी हो सकता है, डिसीज़ का मतलब है डेड, या लिविंग भी हो सकता है, ठीक। अगर ये लिविंग है तो ये पेशेंट का रिलेटिव भी हो सकता है, ठीक है, या ये हो सकता है रिलेटिव ना भी हो, नॉन रिलेटिव, मतलब रिलेटिव ना भी हो तब भी काम चल जाएगा, दोनों हो सकते हैं। लेकिन
लिविंग के केस में, ठीक है। लेकिन ज़रूरी है कि जो भी बंदा है उस बंदे को, फॉर एग्जांपल ये एक्स बंदा था, इस बेचारे की किडनी फेल हो गई थी, इस एक्स बंदे को जिसने किडनी देनी है, ज़रूरी है कि उस बंदे का इम्यून सिस्टम और इस बंदे का इम्यून सिस्टम आपस में मैच करता हो। अब इम्यून सिस्टम क्या है, आपकी बॉडी की जो आर्मी होती है ना, वही आपका इम्यून सिस्टम है। लेकिन आपकी बॉडी की जो आर्मी होती है ना, वो एक असूल पे काम करती है। जो आपका इम्यून सिस्टम है, जो आपकी क़ुव्वत मदाफ़त है, ठीक है, वो एक असूल पे काम करती है। उसका एक फंड है कि कोई भी चीज़ जो सेल्फ़ है ना, सेल्फ़ का मतलब है जो आपकी बॉडी की अपनी है, उसे आपने कुछ नहीं कहना। लेकिन जो नॉन सेल्फ़ है, नॉन सेल्फ़ का मतलब है जो अपनी नहीं है, जो अपनी नहीं है, जो कोई बाहर से आ रही है, उसको मार दो। ये बस मेरे इम्यून सिस्टम को पता है। अब जिस तरह बाहर से कोई जरासीम आता है तो वो चूँकि नॉन सेल्फ़ है, वो मेरा अपना नहीं है, तो उसको बॉडी मार देती है। उसका इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है। इसी तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम वो कहता है हमारी बॉडी के जो लीवर हैं, मेरी किडनी है, मेरे अपनी स्टमक है, इनको क्यों नहीं कुछ कह रहा मेरा इम्यून सिस्टम, क्योंकि मेरे इम्यून सिस्टम को पता है ये सारी चीज़ें सेल्फ़ हैं, ये सारी चीज़ें अपनी हैं, इनको कुछ नहीं कहना। सही हो गया, इतना मेरे इम्यून सिस्टम को पता है। अब जब इस बंदे को आपने बाहर से किडनी लगा दी, जब बाहर से किडनी लगा दी तो मेरे इम्यून सिस्टम को पता लग गया ये तो अपनी किडनी नहीं है, ये तो नॉन सेल्फ है, ये तो किसी और बंदे की किडनी है, इसको रिजेक्ट कर दो, इसको ख़त्म कर दो, इसको मार दो। तो इसलिए अगर आपने किसी और बंदे की किडनी इसको लगा दी, अगर इसका और उसका इम्यून सिस्टम ना मैच होता हुआ, तो इसकी जो नई आपने किडनी लगाई ना, वो किडनी भी तबाह हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी। हमारा इम्यून सिस्टम ने उस किडनी को छोड़ना ही नहीं है, ठीक हो गया। इसलिए ज़रूरी है कि वो उस बंदे की डोनर बंदा ऐसा होना चाहिए जिसने इस बंदे को किडनी देनी है कि उसका इम्यून सिस्टम हल्का सा भी बेशक इसके इम्यून सिस्टम के साथ मैच करता हो। सही हो गया, क्योंकि जब इम्यून सिस्टम मैच करेगा ना, तो फिर मेरा इम्यून सिस्टम कहेगा हाँ ये वाली जो किडनी लगाई है ये अपनी किडनी है, अपनी अपनी लग रही है, तो कुछ नहीं कहेगा उस किडनी को, ठीक हो गया। तो इस तरीके से वो कहता है कि इन ऑल केसेस में ज़रूरी है कि जो डोनर की किडनी है वो मैच होती हो विद द पेशेंट इम्यून सिस्टम, पेशेंट के इम्यून सिस्टम के साथ, ठीक हो गया। ये बहुत ज़रूरी शर्त है, सबसे इंपॉर्टेंट शर्त। डोनर कोई है, मुर्दा है, ज़िंदा है, आपका रिश्तेदार है, नहीं रिश्तेदार, बस फ़र्क ये पड़ता है कि उसका इम्यून सिस्टम आपके इम्यून सिस्टम से मैच होता हो, बस। अब वो कहते हैं कि व्हेन अ मैचिंग किडनी इज़ ट्रांसप्लांटेड, अब मान लो वो जो डोनर था उसका इम्यून सिस्टम इसके इम्यून सिस्टम से मैच कर गया, तो अब हम कहेंगे किडनी मैचिंग किडनी है। अब जब ये मैचिंग किडनी आप ट्रांसप्लांट कर दोगे, इस बंदे के अंदर डाल दोगे, तो अब ये उसी तरीके से काम करेगी जिस तरीके से इसकी अपनी किडनी काम करती थी। इसके लिए ब्लड से वेस्ट मटेरियल निकालेगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहते हैं ये जो किडनी मैंने लगाई है ना, अभी कितने साल काम करेगी, क्वेश्चन ये पैदा होता है, कितने साल ये जो मैंने किडनी इसके अंदर नई लगाई है डोनर बंदे की, कितने साल चल जाएगी। ये ना इंपॉर्टेंट बात है, 10 से 15 साल चल जाएगी, 10 to 15 ईयर्स, 10 से 15 साल उसका अच्छे से गुजारा हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपने इंपॉर्टेंट MCQ है, तो इस तरह आपने डिटेल में एक एक वर्ड हमने इस चैप्टर का पढ़ लिया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।